हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था और उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। तो पेज नंबर 4 निकालिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नंबर 1, a-2 ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें एक जगह a छूटा हुआ है, तो क्वेश्चन होगा कि इसमें a के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसे लिखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, वहाँ पे पूछ रहा है कि a का मान कितना होने पर यह समीकरण द्विघात नहीं रहेगा। तो देखिए यह समीकरण द्विघात नहीं होगा यदि x² का गुणांक 0 हो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए अगर x² के साथ x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक है a-2। ठीक है, तो अगर a-2 0 हो जाए तो 0 गुना x² मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेस यहाँ ये वाला टर्म यदि 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक घाती समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का पावर 2 नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर a-2 को हम लोग 0 बना सके तब क्या होगा, ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा यदि x² का गुणांक, अर्थात x² का गुणांक क्या है, a-2, अर्थात a-2 इक्वल टू 0। अब जैसे ही a-2 को हम लोग 0 करते हैं तो वहाँ से a का मान कितना आ जाता है, -2 उधर गया तो +2, a का मान आ जाता है +2, अर्थात a बराबर 2 होने पर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक बार चेक करके देख लीजिए, a का मान अगर 2 बैठा दें, a के जगह में 2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 0 गुना x² मतलब ये टर्म पूरा 0, तो 0 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात a को अगर 2 बैठा देंगे तो x² का टर्म जो है वो गायब हो जाएगा, मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को हम लोग देखते हैं। एक बार बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को देखिए। 4 का 2 कहते हैं x/4 माइनस x इक्वल टू 1/3x, कॉमा x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 4 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। कि लिखने पर x का गुणांक क्या होगा लिखें। ठीक है, तो 4 का 2 हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं, x/4 माइनस x बराबर 1/3x। अब इसको हम लोग को कैसे बदलना है, इसको हम लोग को ax² प्लस bx प्लस c के आकार में लिखना है। तो इसीलिए हमको तिरछा गुना करके एक लाइन में लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3x को देखिए x से गुना करेंगे तो 3x, x गुना 3x बराबर यहाँ पे 1 गुना 4x। तो 1 मतलब 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 4 माइनस x। तो x गुना 3x करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3x² इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटा दिए तो 4 माइनस x, विच इम्प्लाई 3x²। अब सबको हम लोग इधर ले आएंगे तो 3x² उतर गया, और बराबर के इधर लाएंगे, -x को इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा, +4 को इधर ले आएंगे बराबर के तो +4 से -4, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको देखिए, तो हम लोग इसको ax² प्लस bx प्लस c के बराबर इक्वल टू 0 के आकार में हमने लिख लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि x का गुणांक कितना है। तो यहाँ पे देखिए, तो x जो है, x का गुणांक कितना है, मतलब x के साथ कौन सी राशि जो है गुना हुई है। देखो देखिए, तो यहाँ पे देखिए +1 गुना x है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए x का गुणांक जो है +1 है। तो प्लस चिन्ह तो हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए x का गुणांक जो है वो 1 है। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या कहता है, एक बार बुक से देखते हैं हम लोग। 4 का 3 देखिए, 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के आकार में लिखना है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 3x², इसको हम उतार लिए, क्वेश्चन जो दिया गया इसको उतार लेते हैं। 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सबको अच्छे से ब्रैकेट को हटाएंगे और गुना कर लेंगे इसको। ओके,
तो ये उतार देते हैं 3x² प्लस 7x प्लस 23 उतर गया इक्वल टू, अब हम लोग इसको गुना कर रहे हैं तो देखिए x को पहले हम लोग x+3 से गुना करेंगे, फिर +4 को हम लोग x+3 से गुना करेंगे। तो x को जब x+3 से गुना करेंगे तो x गुना x मतलब x² और प्लस 3x, फिर 4 को हम लोग गुना करेंगे x+3 से तो 4ax और प्लस 4×3 = 12 और +2 उतर गया। तो विच इम्प्लाई 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x² प्लस, अब देखिए 3x प्लस 4x तो कितना हो जाएगा 3 + 4 होता है 7, है ना। तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x प्लस 12 + 2 कितना होता है 12 + 2 होता है 14। ओके, तो ये उतर गया। आप देखिए विच इम्प्लाई हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी है सबको एक तरफ लाएंगे तो 3x², वहाँ +x² था तो -x² आ गया, यहाँ पे +7x और उधर से +7x इधर आया तो -7x, प्लस 23 इधर था और उधर से +14 इधर आया तो -14 = 0। तो अब क्या करेंगे, विच इम्प्लाई 3x² - x², 3x² - 1x² कितना हो जाएगा 2x²। अच्छा देखिए +7x और -7x कट गया और +23 - 14 कितना हो जाएगा +9 = 0। विच इम्प्लाई, अब इसको हम लोग को ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में लिखने बोला है। तो देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे x का पद तो है नहीं, bx कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x² है 9 है लेकिन x का टर्म तो है नहीं, तो कैसे लिखेंगे देखिए विच इम्प्लाई 2x² प्लस, चूँकि x नहीं है इसीलिए हम लोग प्लस 0 × x कर देंगे। तब देखिए 0 × x मतलब क्या 0, अर्थात ये टर्म है ही नहीं, सिर्फ इसके आकार में लिखने के लिए हम लोग 0 × x कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के आकार में लिखना है, इसीलिए हम लोग x की जगह में क्या करेंगे 0 × x ताकि bx हो जाए और +9 उतर गया बराबर 0। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 देखें एक बार बुक से। 4 क्या कहता है देखिए, x + 2 का होल क्यूब बराबर x × x² - 1 समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c = 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें एवं x² x और x का पावर में 0 के गुणांक को लिखें। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है x + 2 का होल क्यूब बराबर x × x² - 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब क्या जो फॉर्मूला होता है उसमें तोड़ देंगे। तो a³ मतलब x³ प्लस b³ a³ प्लस b³ तो 2 का a³ प्लस b³ प्लस 3ab तो 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस बी हो गया फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को पता है बराबर, अब x को इससे गुना करेंगे तो x³ और x को -1 से गुना करेंगे तो -x, विच इम्प्लाई x³ प्लस 2 के पावर में क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस ये कितना हो गया 3 दूना 6 6x और ब्रैकेट में x + 2 बराबर x³ - x उतर गया, विच इम्प्लाई x³ प्लस 8 प्लस 6x × x करेंगे तो 6x² प्लस 6 दूना 12x बराबर ये उतर गया x³ - x, विच इम्प्लाई x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x और इसको क्या करेंगे इस साइड में ले आएंगे बराबर, तो ये प्लस x³ था तो -x³ और -x था प्लस x बराबर 0 कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना है देखिए x³ प्लस x³ माइनस x³ जो हमारा ये कट गया और यहाँ पे 6x² देखिए 6x² और 12x प्लस 1x कितना होगा 12x 12 प्लस 1 13, तो 12x प्लस 1x मतलब 13x और प्लस 8 तो प्लस 8 = 0। तो हमने देखिए ax² प्लस bx प्लस c = 0 के आकार में लिख लिया। तो x से पूछ रहा है कि x क्वेश्चन पूछता है कि x² का गुणांक कितना है, तो देखिए x² का गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए x² का गुणांक कितना है 6 है तो x² का गुणांक बराबर 6, x का गुणांक कितना है +13 है तो x का गुणांक है +13 और x⁴ का गुणांक कितना है, यहाँ पे x⁴ का गुणांक है +1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 का 1 देखिए, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरणों की रचना करें। हमको जो है इसमें एक चर वाला द्विघात समीकरण की रचना करने के लिए बोला है। ओके, तो हम लोग समीकरण क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर सिर्फ समीकरण की रचना करने बोलता है तो हम लोग सिर्फ समीकरण ही बनाएंगे और अगर समीकरण को हल करने ही बोलता है तो ही हल करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, पहले समीकरण भी बना दिया है और उसको हल भी कर दिया
ताकि अगर आपको हल करने के लिए बोले तो आप लोग हल भी कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सिर्फ द्विघात समीकरण की रचना करें तो सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बना के ही रख देना है, उसके बाद हल नहीं करना है, ओके। देखिए क्वेश्चन 5 का 1 में कहता है, फिर से क्वेश्चन देख लें। कहता है कि 42 को ऐसे दो भागों में बांटे कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। 42 एक संख्या है, इसको दो भागों में बांटना है ताकि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। तो मान लिया पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 42 माइनस एक्स। सिंपल, जैसे मान लीजिए अगर 42 को हम लोग मान लीजिए 2 और 40 में बांट रहे हैं, तो 2 और 40 करने से कितना होता है, जोड़ने से 42। तो पहला भाग 2 है तो दूसरा भाग कैसे आता है, 42 से 2 घटाने से 40, है ना। तो इसीलिए 42 से पहला भाग यहाँ पे x है, तो इसीलिए दूसरा भाग हो जाएगा 42 से हम लोग x घटा देंगे तो ये दूसरा भाग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्नानुसार कहता है ये जो पहला जो भाग है वो दूसरे, ये कोई भी एक भाग जो है वो दूसरे के वर्ग के समान है, ठीक है। तो दूसरे भाग को हम लोग कर रहे हैं, पहला भाग को भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ईजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये दूसरे भाग को ले रहे हैं पहले भाग के वर्ग के बराबर, क्वेश्चन के अनुसार, ओके। क्वेश्चन कहता है कि एक भाग जो है, इस दोनों भागों में से एक भाग जो है वो दूसरे भाग के वर्ग के बराबर है, इसीलिए ये समीकरण हमने रचना कर लिया। विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स और माइनस 42 इक्वल टू 0। विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह के जो समीकरण है उसको हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, बीच वाले पद को, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, आपने ये 9 में पढ़ा है आपको गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला पद में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और अंतिम पद है माइनस 42। तो पहला पद और अंतिम पद को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 1 और 42 को गुना करने से कितना आएगा 42। आप क्या करते हैं, ये जो गुना किए हैं इसको लोग तोड़ते हैं, तो 42 को गुना तोड़ेंगे तो कितना है 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 3 7 21। आप हम लोग ऐसे दो भागों में बांटते हैं ताकि बीच वाला पद अर्थात 1 आ जाए। देखिए अगर 7 21 और 2 करेंगे, 21 और 2, तो 21 को जोड़ने या घटाने से 1 नहीं आता है ना। अगर हम लोग 7 दूना 14 और 3 करें, तो 14 और 3 अगर करते हैं तो 14 तो ये 42 तो होता है, लेकिन 14 को 3 में जोड़ने या घटाने से 1 नहीं आता है। तो देखिए और क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 और 7, तो देखिए 6 और 7 को घटाने से बीच वाला पद 1 आ जाता है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग 7 और 6 को लेंगे, ठीक है, 7, 6 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, 7 माइनस 6 करने से 1 आएगा, और यहाँ पे x और माइनस 42 उतर गया बराबर 0। विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, ये हम लोग तोड़ देंगे, माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। विच इम्प्लाई अभी हम लोग x क्या है कॉमन ले लेंगे, तो x बच गया प्लस यहाँ से x का चला गया तो बच गया 7 और माइनस 6 ले लिया तो x बच गया, और माइनस यहाँ चला गया है तो प्लस 7 बच गया, क्योंकि 7 6 42, ओके, इक्वल टू 0। विच इम्प्लाई x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं हम लोग। तो विच इम्प्लाई x प्लस 7 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इक्वल टू 0। विच इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, या x इक्वल टू माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6। अब देखिए 42 को हम लोग जो है हमने क्या किया था, क्वेश्चन क्या था कि 42 को ऐसे दो भागों में बांटो, ऐसा बोला था ना 42 को। तो 42 को जो बांटेंगे तो हम लोग ऋणात्मक तो नहीं ले सकते, तो इसीलिए -7 को हम लोग ग्रहण योग्य नहीं है, हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -7, चूँकि ऋणात्मक है इसीलिए यह ग्रहण योग्य नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 6 जो होगा ये हम लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग x इक्वल x है, तो पहला भाग हो जाएगा 6, ठीक है, x का मान 6 आया है, तो पहला भाग हो जाएगा 6, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 42 माइनस x, तो इसका मतलब 42 माइनस 6, तो 42 से 6 घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 36। तो पहला भाग हो जाएगा 6 और दूसरा भाग हो जाएगा 36। तो देखिए 6 और 36 को जोड़ने से 42 आता है ना। तो 42 को हम लोग दो भागों में तोड़ दिए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार हम लोग हाँ
और एक चीज़ आप लोगों को बताना हम भूल रहे हैं कि अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को बोला है कि क्या करना है कि द्विघात समीकरण बनाना है, तो आप लोगों का जैसे ही ये वाला बन जाए ना तो यहीं तक आप लोगों का आंसर इसका आ जाता है। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, क्योंकि अगर बाई चांस क्वेश्चन में कभी एग्जाम में आपको ऐसा बोले कि सॉल्व करना है तो आप लोगों को पूरा ये बनाना है। अदरवाइज इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहीं तक है। ओके, कि द्विघात समीकरण हमने बना लिया। ओके, अच्छा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5 का 2 देखते हैं। 5 का 2 क्या कहता है? 5 का 2 कहता है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। इससे हम लोग क्या करना है? द्विघात समीकरण की रचना करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? दो क्रमिक विषम संख्या बोला है, तो मान लिया पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या कितनी होगी? जैसे मान लिया एग्जाम्पल, अगर हम पहली विषम संख्या 3 लेते हैं तो दूसरी विषम संख्या कितनी होती है? 5 होती है ना। इसके बाद वाली क्रमिक विषम संख्या कैसे 5 कैसे आता है? 3 में 2 जोड़ने से। तो इसीलिए पहली विषम संख्या को मैंने x माना है, तो x में 2 जोड़ने से हमारा दूसरी क्रमिक जो है विषम संख्या वो मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ ये रफ है। अच्छा, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, कहता है कि दोनों जो विषम संख्या हैं उनका गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 2, इनका जो गुणनफल है वो 143 के बराबर है। तो ये मैंने बना लिया, विच इम्प्लाई गुना करेंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x मतलब प्लस 2x बराबर 143, विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 143 इधर आएगा तो माइनस 143 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो है क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात समीकरण की रचना करें इसे, तो हमारा आंसर यहीं तक आ जाता है। ओके, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग को अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि सॉल्व करके दिखाना, तो आप उसके बाद वाला जो है इसके बाद का प्रोसेस ये है सॉल्व करने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए। ओके, तो विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप लोग गुणनखंड करना आप लोग को पता है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं? अंतिम पद और पहला पद को गुना करते हैं, तो गुना करने से कितना आ जाएगा? 143 आता है गुना करने से। अब 143 को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? ये 11 से, तो 11 एकम 11, 3 11 3 33, तो 13 है ना। तो 11 और 13 में टूट गया, तो 13 माइनस 11 करने से 2 आता है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में 2 के जगह में कितना लिखा है? 13 माइनस 11 इंटू एक्स उतर गया और माइनस 143 उतर गया इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन लिया तो कितना आता है? x प्लस 13 आता है, माइनस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? 11 कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट यहाँ पे x बच गया और माइनस गया तो बच गया प्लस, और 143 से 11 गया तो बच गया 13 इक्वल टू 0, क्योंकि 11 गुना 13 करने से 143 आता है, विच इम्प्लाई। अब क्या हो गया? x प्लस 13 को कॉमन ले लिया तो बच गया ax माइनस 11 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 11 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 13 या x इक्वल टू 11। लेकिन देखिए क्रमिक विषम संख्याएं जो है उनका गुणनफल जो है 143 है, इसका मतलब कोई भी जो है ऋणात्मक नहीं है, तो इसीलिए x का मान जो माइनस 13 जो आया है वो मान हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक है, अतः यह ग्रहण योग्य नहीं है। तो x का मान हम लोग कौन सा लेंगे? x का मान लेंगे 11, तो इसीलिए पहली विषम संख्या है 11 और दूसरी क्रमिक विषम संख्या 11 के बाद वाली विषम संख्या कौन सी होती है? 13, तो 11 प्लस 2 मतलब 13। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या कहता है? कहता है कि दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। ठीक है, तो दो क्रमिक संख्या है, तो पहली क्रमिक संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या को x प्लस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए इसमें कोई विषम संख्या, पिछले क्वेश्चन में क्या था? विषम संख्या, तो विषम मतलब क्या होता है? 1 3 5, मतलब दो दो जुड़ता जाता है, लेकिन क्रमिक संख्या मतलब 1 2 3 4, मतलब एक एक जुड़ता है। तो अगर पहली क्रमिक संख्या 2 है, उसके बाद वाली क्रमिक संख्या 3 है, इसका मतलब क्या? 2 में 1 जोड़ने से ही 3 आ जाता है, इसीलिए मैंने पहले क्रमिक संख्या को x लिया है और x में सिर्फ 1 जोड़ दिया तो दूसरा क्रमिक संख्या आ गया। तो मान लिया हमने दो क्रमिक संख्या क्रमशः क्या क्या है? x और x प्लस 1। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहले इसका वर्ग कर लें एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसका भी वर्ग कर लें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दोनों का योग कर दें, तो वर्गों का योग जो है वो 313 है। तो समीकरण हमारा बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में देखिए यहाँ तक लिखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 है, बी स्क्वायर बराबर 313 उतर गया। तो1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x, और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 313, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 313 को इधर लाएंगे तो माइनस 313 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 313 से 1 जाएगा तो 312, और ये जो है माइनस है, माइनस वाला जो संख्या ये माइनस बड़ा है, तो इसीलिए माइनस 312 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा कॉमन, देखिए 2 और 312 से भी 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने से अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस 312 से 2, अगर 312 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 156 आता है, ठीक है, तो 156 इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 156, और 2 गुना में था हम लोग यहाँ भाग कर देंगे, तो 0 से भाग करने से वो 0 ही होता है, 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। तो विच इम्प्लाई, अब हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का जो गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, द्विघात समीकरण गुणनखंड कैसे होता है, पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं तो 156 आया, और 156 को तोड़ देते हैं, तो हमने इसको 156 को तोड़ा, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 3 3 3 9, तो इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ के 2 संख्या में ऐसे बांटना है ताकि हम लोग को बीच में मतलब 1 आ जाए, तो देखिए 3 दूने 6 दूना 12, 12 और 13 में अगर इसको तोड़ देंगे तो 12 और 13 को 12 से घटाने से 1 आ जाता है, और 13 को 12 से गुना करने से 156 आ जाता है, तो इसीलिए 1 की जगह में लिखेंगे 13 माइनस 12, ब्रैकेट कर दिए 1 के जगह में ये ब्रैकेट, और x को उतार दिए माइनस 156 इक्वल टू 0, इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 13 माइनस 12 भी कॉमन चला जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x, और माइनस चला गया तो प्लस हो गया, 156 से 12 ले लिया तो बच गया 13 इक्वल टू 0। ये कैसे 13 आता है, 156 को अगर 12 से आप भाग दो तो आपको 13 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई x प्लस 13 को हम लोग कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या रह गया x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो आइधर x प्लस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 करने से क्या आता है x इक्वल टू माइनस 13, और x माइनस 12 इक्वल टू 0 करने से क्या आता है x इक्वल टू 12। तो चूंकि x हम ऋणात्मक नहीं ले सकते क्योंकि दोनों क्रमिक संख्याओं का जो वर्गों का योग है वह 313 है, हम ऋणात्मक संख्या पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो चूंकि x ऋणात्मक नहीं हो सकता इसीलिए हम लोग x माइनस 13 जो है वो ग्रहण योग्य नहीं है, तो इसीलिए x इक्वल टू 12, अतः 2 क्रमिक संख्याएं क्रमशः 12 तथा 12 प्लस 1 अर्थात 13 है, ठीक है। 12 प्लस 1 कहाँ से आया, यहाँ से, शुरू में हमने माना था कि 2 क्रमिक संख्या क्रमशः x तथा x प्लस 1 है, तो x का मान 12 आ गया, तो 12 तथा 12 प्लस 1 मतलब 12 और 13 जो है वो 2 संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ इतना बोले कि द्विघात समीकरण की रचना करें तो आपका द्विघात समीकरण की रचना कहाँ पे समाप्त हो जाता है, यहीं पे आपका जो है आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि क्रमिक संख्याओं को निकालें, उस क्रमिक संख्या क्या क्या है, तब आप लोग जो है क्रमिक संख्या निकालने के लिए इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, x का मान निकालना होगा और इस तरह से जो है इसको निकालना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।